गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्दी। हम आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ले रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में कि पदार्थ की अवस्था को हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने आपको वहां बताया था कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है पहला होता है ताप, दूसरा होता है दाब। ताप और दाब के बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि आधार पर हम पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर हमने आपको एक छोटा सा आरेख बनाकर दिखाया था। आज हम नॉर्मल ऐसे बना देते हैं, मान लिया गैस है, गैस से क्या बना रहे हैं हम, द्रव बना रहे हैं, द्रव से हम क्या बना रहे हैं, ठोस बना रहे हैं, ठीक है। या ठोस से हम क्या बना रहे हैं, द्रव बना रहे हैं, द्रव से क्या बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं। या हम क्या कर रहे हैं, ठोस से सीधा ही क्या कर रहे हैं, गैस प्राप्त कर रहे हैं, या गैस से सीधा ही ठोस प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने वहां आपको ये बताया था कि इन प्रक्रमों को क्या कहा जाता है, बताया था ना। तो गैस से अगर द्रव बना रहे हैं तो क्रिया होगी आपकी संघनन क्रिया, संघनित होना। द्रव से गैस बना रहे तो होती है आपकी क्वथन हो सकता है या वाष्पीकरण भी हो सकता है, ठीक है। द्रव से ठोस बना रहे हैं तो हिमकरण क्रिया हो जाएगी, और ठोस से द्रव बना रहे हैं तो क्या हो जाएगी आपकी वो गलन की क्रिया हो जाएगी। ठोस से गैस बना रहे हैं तो ऊर्ध्वपातन क्रिया हो जाएगी, और गैस से हम क्या कर रहे हैं, ठोस बना रहे हैं तो क्या हो जाएगी आपकी निक्षेपण क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में ये ऐसा भी आ सकता है कि पूछे कि इससे ठोस को द्रव में परिवर्तित करने वाले प्रोसीजर का क्या नाम है, क्या कहा जाता है, कुछ भी क्वेश्चन इस प्रकार से बनकर आ सकता है। तो हमने क्या किया था, आपसे लास्ट वीडियो में सारा का सारा क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम आपसे बात करते हैं वाष्पीकरण के बारे में। इसके बारे में वाष्पीकरण यानी कि क्या होता है, वाष्पीकरण भी एक क्रिया है जिसमें क्या होता है, द्रव जो होता है वो क्या होता है, गैस या वाष्प में परिवर्तित होता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है आपकी, वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ द्रव से गैस में परिवर्तित होना क्वथन भी कहलाता है और वाष्पीकरण भी कहलाता है। तो दोनों में क्या अंतर है, क्वथन क्या है और वाष्पन क्या है, इसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्वथन और वाष्पन में क्या अंतर होता है, ठीक है, उन दोनों के बारे में क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो क्वथन और वाष्पन पहले लिख देते हैं, वाष्पन या वाष्पीकरण, ठीक है, और यहां लिख देते हैं हम क्वथन, ठीक है। तो वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है ये लिख सकते हैं हम। फर्स्ट पहले जो होता है वाष्पन जो होता है ये सामान्य ताप पर होता है, सामान्य ताप पर होता है। मतलब जैसे अब मौसम चल रहा है तो आप क्या करो, कपड़ों को गीले कपड़े होते हैं उन्हें आप क्या करते हैं, धूप में डाल देते हैं, नीचे छां डाल देते हैं। तो क्या होता है, कपड़े शाम तक या घंटे 2 घंटे में क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये सामान्य ताप पर हो रहा है, जो नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपके जो द्रव है वो क्या होता है, वो आपका वाष्प में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो जब सामान्य ताप पर क्रिया होती है वो क्रिया आपकी कहलाएगी क्या, वाष्पन की क्रिया कहलाएगी। क्वथन की बात करें तो क्वथन जो होता है वो निश्चित ताप पर होता है। क्या होता है, निश्चित ताप पर होता है, ठीक है। निश्चित ताप पर क्या होता है, क्वथन होता है कि अगर जैसे जल को हमें गर्म करना है, उबालना है, तो जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। जब जाकर वो क्या होगा, वो वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ होगा। तो ऐसे ही प्रत्येक जो द्रव होता है उसका एक निश्चित क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो वहां पर एक निश्चित ताप तक हम क्या करते हैं, पदार्थ को यानी कि जो द्रव होता है उसको गर्म करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, वाष्पन जो होता है धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। जो आपका क्वथन होता है वो तेजी से होता है, तीव्रता से होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब कपड़े आप ऊपर धूप में डाल देते हैं तो सूखने के लिए घंटा 2 घंटा 4 घंटा लग जाते हैं। लेकिन जब क्या करते हैं, जल को आप गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो उबलने लगता है, वो बहुत तेजी से क्या होता है, वो वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। तो वाष्पन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, और जो क्वथन होता है वो क्या होता है, वो
तेजी से होता है। तीसरा सतह क्षेत्रफल, क्षेत्रफल द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि जो सतह का क्षेत्रफल है उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी कि अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पन तेजी से होगा, और सतह का क्षेत्रफल अगर घटेगा तो वाष्पन धीरे धीरे होगा। यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सतह के क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप क्या करें, कपड़े हो, कपड़े गीले हो, उन्हें आप मोड़कर ऐसे ही क्या करें, तार के ऊपर डाल दें तो उनको सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा, और उसे खोलकर क्या करेंगे, अच्छे से करके खोलकर डालेंगे तो क्या होता है, आपके कपड़े जो होते हैं वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, चौथा है आर्द्रता, यानी कि अगर वातावरण में नमी है, आर्द्रता से प्रभावित होता है। यानी कि नमी है उससे प्रभावित होता है, और ये जो होता है आर्द्रता से प्रभावित नहीं होता है, आर्द्रता से प्रभावित नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो बरसात का समय होता है, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो वातावरण में नमी होती है, तो उस नमी के होने के कारण से क्या होता है, कपड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादा देर में सूखते हैं। सर्दी के मौसम में भी कपड़े सूखने में ज्यादा टाइम लगता है, बट गर्मी के मौसम में क्या होता है, ये जो होता है तेजी के साथ क्या हो जाता है, क्रिया होती चली जाती है। तो क्या होता है, आर्द्रता से क्या होता है, प्रभावित होगा। अगर वातावरण में नमी होगी, ठीक है, बरसात का मौसम होगा, सर्दी का मौसम होगा, तो उस समय नमी ज्यादा होती है, आर्द्रता ज्यादा होती है, उस समय क्या होता है, वाष्पन जो होता है वो घट जाएगा। और अगर सूखा मौसम होगा, मई जून वाले धूप वाला मौसम होगा, तो क्या होता है, आर्द्रता से क्या होता है, प्रभाव, मतलब कपड़े जो होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट हम लिख सकते हैं वायु की गति, वायु गति द्वारा प्रभावित होता है, वायु की गति द्वारा प्रभावित होता है। और ये क्या होता है, वायु गति से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, गति से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि कभी गर्मी का मौसम है और आपने कपड़े सुखाए और हवा तेजी के साथ चल रही है, तो तेजी के साथ चलने पर क्या होता है, कपड़े जल्दी तेजी से सूख जाएंगे। बट अगर क्या होगा, किस दिन हवा नहीं चल रही है, धीमी धीमी चल रही है, तो कपड़े क्या होते हैं, ज्यादा देर में सूखते हैं। बट क्या होता है, क्वेश्चन पर क्या होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन जो होता है वो आप एक निश्चित ताप पर होता है, और आप क्या करते हैं, पदार्थ को उष्मा हीट देते हैं, और क्या करते हैं, उसको पदार्थ को गर्म करते हैं, ये द्रव होता है उसे गर्म करते हैं, और क्या करते हैं, तो क्या है, इसमें क्या है, अंतर है कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है, आ भी सकता है आपका कि वाष्पन और क्वथन में आप अंतर बताइए। तो दो या एक नंबर का या दो नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं, सामान्य ताप पर होगा, निश्चित ताप पर होगा, धीरे धीरे होगा, तेजी से होगा, सतह क्षेत्रफल द्वारा प्रभावित होता है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, या आर्द्रता से प्रभावित होगा, ये प्रभावित नहीं होगा, वायु गति से प्रभावित होता है, वायु गति से प्रभावित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वाष्पन और क्वथन में अंतर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए हम अब बात कर लेते हैं कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका वाष्पन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, इनके वाष्पन पर कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है सतह क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। सेकंड है ताप वृद्धि पर वाष्पन बढ़ता है। ठीक है, तीसरा है आर्द्रता या नमी बढ़ने पर वाष्पन घटता है। ठीक है, चौथा है वायु गति बढ़ने पर वाष्पन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रभावित करने वाले कारक है
कि सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा। एक छोटे स्पोर्ट में कोई चीज लेंगे और बड़े में लेंगे बर्तन, यानी कि एक गिलास में आप जल लेकर क्या रखो, छत के ऊपर रख दो, और एक कटोरी में या प्लेट में लेकर क्या रखो, आप क्या रखो, जल को ऊपर रख दो, तो क्या होगा, जो कटोरी होगी या प्लेट होगी उसमें उसके सतह का क्षेत्रफल गिलास के सापेक्ष ज्यादा होगा। तो इस कारण से वहां पर जो होगी वाष्पन की क्रिया क्या होगी, तेजी के साथ होगी, और गिलास में जो वाष्पन की क्रिया होगी वो क्या होती है, वो धीरे धीरे होती है। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर क्रिया बढ़ जाती है वाष्पन की। जैसे कपड़े का उदाहरण मैंने अभी आपको दिया था कि कपड़े को अगर मोड़ तोड़ कर आप क्या करोगे, ऊपर डाल दोगे तो उसके सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा, और उसे क्लियरली क्या करके खोल कर डालोगे तो सूखने में क्या लगता है, कम टाइम लगता है। तो सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, फिर ताप वृद्धि, जैसे जैसे वातावरण का ताप बढ़ता है तो वाष्पन की क्रिया क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो ताप वृद्धि होने पर, वातावरण का ताप बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया में क्या होता है, तेजी होती चली जाती है, यानी कि वाष्पन ज्यादा होता चला जाता है। आर्द्रता नमी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बरसात का अगर समय होगा तो बरसात के समय में कपड़े जो होते हैं देर में सूखते हैं, सर्दी का समय होता है तो कपड़े देर में सूखते हैं, क्योंकि सर्दी के समय टेम्परेचर भी डाउन होता है और वातावरण में नमी भी होती है और बरसात में भी नमी होती है। तो आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन क्या होता है, घट जाता है, और घटने के कारण से क्या होता है, आपको देखेंगे कपड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा लंबे समय में क्या होते हैं, सूखते हैं। ठीक है, वायु की गति, कि ज्यादा तेजी से अगर हम क्या करेंगे, वायु चल रही होगी तो ज्यादा तेजी से चलने से क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जैसे आपने वॉशिंग मशीन में देखा होगा कि एक तो कपड़े धुलने का होता है और एक कपड़े सुखाने का होता है। तो कपड़े सुखाने में जो होता है वो रोटेशन लेता रहता है, और उसमें क्या होती है, एयर आने के लिए स्पोर्ट होते हैं, जगह होती है, तो तेजी से रोटेट लेता है, तो वायु क्या होती है, इसके अंदर फ्लो करती है। उस वायु के फ्लो होने से क्या होता है, कपड़े जो होते हैं वो लगभग क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो वायु की गति बढ़ने पर क्या होता है, वाष्पन भी हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये क्या है, ये वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, अब वाष्पन के उपयोग को देख सकते हैं हम। वाष्पन के दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या होते हैं, कि कहाँ का वाष्पन दैनिक जीवन में उदाहरण देख सकते हैं। वाष्पन के दैनिक जीवन में उदाहरण लिख सकते हैं, मैं उदाहरण। ठीक है, आपने देखा होगा फर्स्ट, घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, घड़े का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, वाष्पन की क्रिया के कारण से। क्यों, क्या होता है, जब मटकी में आप पानी भरते हैं, घड़े में पानी भरते हैं, तो जो किनारे किनारे पर जो होता है उसका जो छिद्र होता है उससे जल क्या होता है, जल की बूंदें बाहर आती रहती है, छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, तो वो क्या होती है, वो वाष्पित होने के लिए क्या लेती है, ऊष्मा को अवशोषित करती रहती है। तो जब वो ऊष्मा को अवशोषित करते रहते हैं तो मटके के अंदर की जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, और बाहर जो कण आते हैं वो क्या होते हैं, वाष्पित होते चले जाते हैं ऊष्मा को लेकर। तो इस कारण से गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जो घड़े का पानी जो होता है वो क्या जाता है, हमारा ठंडा हो जाता है। तो ये क्या है, एक सामान्य उदाहरण है इसका, वाष्पीकरण का। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं हम, जो सूती वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र जो गर्मियों में पहने जाते हैं सामान्य रूप से, जो सूती वस्त्र पहनते हैं ना, उसमें क्या होता है, जब वो पसीने से भीग जाते हैं तो भीगने के बाद और उसमें पश्चात वो क्या लगती है, आपको ठंडक का अनुभव होने लग जाता है। हवा चलती है जैसे क्या होता है, आपको ठंडक का अनुभव होने लग जाता है। तो कारण उसका ये होता है कि जैसे क्या होता है, पसीना आता है, तो पसीना आने के बाद अब हमारे शरीर से जो कपड़ा टच हुआ होता है उसमें जो पसीने के जो कण होते हैं वो वाष्पित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो वाष्पित होने के लिए क्या करते हैं, हमारे शरीर से जो करते हैं ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, और शरीर से जब ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तो वो हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, और कम होने के कारण से क्या होता है, हमें ठंडक का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये क्या है, आपका वाष्पन का उदाहरण है। थर्ड आप देख सकते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर, या इत्र लगाते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं, और परफ्यूम वगैरह सेंट लगा देते हैं। ठीक है, परफ्यूम वगैरह हम लगाते हैं, तो क्या होता है, हमें ठंडक का अनुभव होता है। तो कारण यही होता है कि जो हम हाथ में जब टच करते हैं तो वो क्या होते हैं, कण जो होते हैं वो वाष्पित होने के लिए हमारे शरीर से क्या लेते हैं, ऊष्मा लेते हैं। तो ऊष्मा लेने के कारण से क्या होता है, फिर वो हमारे शरीर का ताप टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और डाउन होने से हमें क्या लगता है, ठंडक का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। सामने एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो इंजेक्शन लगाने के लिए पहले आपके शरीर पर क्या लगाते हैं, स्पिरिट लगाते हैं, तो जिससे वहां क्या होता है, ठंडक का अनुभव हो जाता है। तो कारण यही होता है कि जो स्पिरिट होता है वो एक वाष्पशील द्रव होता है,
और हमारे शरीर से क्या लेता है, ऊष्मा लेता है। ऊष्मा लेकर कण जो होते हैं उसके वाष्पित होते हैं, और वाष्पित होने के कारण से ही हमें क्या होता है, जहां पर स्पॉट लगाया जाता है वो स्पॉट हमें क्या लग जाता है, ठंडा लगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये सारे क्या है आपके उदाहरण है किसके, वाष्पीकरण के। इसके अलावा देख सकते हैं हम जो ठंडा जल होता है, ठंडे जल से भरा हुआ गिलास होता है, तो कुछ समय पश्चात उसके चारों ओर क्या आ जाती है, जल की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है। क्योंकि जल के अंदर का जो गिलास है, गिलास के अंदर का जो जल भरा हुआ है उसका टेम्परेचर कम होता है, और जो बाहर की वायु है इसमें क्या होती है, जल वाष्प होती है। जब गिलास के संपर्क में वो वायु आती है तो वायु संपर्क में आते ही क्या होती है, संघनित हो जाती है, और संघनित होने के कारण से क्या होती है, वो जल जो होता है बूंदों के रूप में क्या होता है, हमें गिलास के चारों ओर दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो ये क्या है, वाष्पीकरण के क्या है, कुछ सामान्य उपयोग है। वाष्पीकरण जो है हमारे सामान्य जीवन में काफी महत्वपूर्ण होता है। काफी कुछ चीजों में क्या होता है, काफी कुछ क्रियाओं में क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, यूज्ड होता है। तो ये चैप्टर नंबर 1 का आपका लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने वाष्पीकरण के बारे में बता दिया, क्वथन के बारे में बता दिया। अब हम आपको एक दो न्यूमेरिकल करा देते हैं जो आपकी अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं, ताप से संबंधित। ठीक है, ताप से संबंधित न्यूमेरिकल दिए गए हैं, जो क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि हमारे जो ताप होता है उसे नापने के 3 स्केल होते हैं। एक तो होता है हमारे पास केल्विन स्केल जो इंटरनेशनल है, इसके बाद एक हमारा होता है डिग्री सेल्सियस स्केल, एक होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको हम के से रिप्रेजेंटेड करते हैं, इसको हम एफ से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्केल होते हैं नापने, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो वो है वो क्या आपका केल्विन है। तो केल्विन में क्या किया जाता है, इसको नापा जाता है। तो अगर हमें क्या करना हो, स्केलों को एक दूसरे में क्या करना हो, परिवर्तित करना है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास तो फॉर्मूले हैं इसके, याद रखना है। अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है किसी को, डिग्री सेल्सियस को, तो क्या होता है 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसका यूज करेंगे फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है आपको, या डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए होता है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या होता है, अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, आपका ये फॉर्मूला हो जाता है। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। मान लिया क्वेश्चन दिया हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में परिवर्तित कीजिए, केल्विन में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। पहले तो डिग्री फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला प्लस 32, तो 1.8 इंटू 40 आ जाएगा प्लस 32, 18 जो 72, तो 72.0 प्लस 32 बराबर कितना आ जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका आंसर आ जाएगा, पहला आंसर ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है। डिग्री केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या है, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे यहाँ 273.15 प्लस कितना दिया गया है, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 ऐड करेंगे यहाँ पर, क्या जाएगा हमारे पास 0.153, 7 4 11, 2 और 3 313.15 केल्विन हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम 273.15 के स्थान पर हम 273 भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह करने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो ये क्या वैसे माइनर यूनिट है, तो इसके स्थान पर आप चाहे तो 273 भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 273 से क्या करेंगे, यूज करेंगे तो 273 पर भी क्या जाएगा, आपका वैल्यूज वही मानी जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू ही आपकी मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को अलग अलग यूनिटों में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन एक और देख लेते हैं आपको। मान लिया कि हमारे पास क्वेश्चन है 60 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करो तथा केल्विन में परिवर्तित करो। तो क्या करेंगे हम, वही डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस
प्लस 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है 60 प्लस 32, तो 18 छिका कितने होंगे 18 पंजे 90, 18 छिका 108.0 प्लस 32, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 और 10 3 और 4 तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा आपके पास यहाँ पर इसका वैल्यूज आ जाएगी। इसी को हम क्या करें डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या जाएगा हमारे पास डिग्री केल्विन केल्विन स्केल इक्वल टू 273 ले लेते हैं अब आप डिग्री सेल्सियस 1.15 ले लेंगे 273 प्लस कितना दिया गया है 60 तो ऐड करो 3 केल्विन क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं ताप को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर वो कहता है हमारे पास इतने डिग्री केल्विन को क्या करना है डिग्री सेल्सियस में करना है तो सिंपल सी बात है यहाँ इसकी वैल्यूज आ जाती है जब उठा कर ले जाते तो क्या हो जाता है फॉर्मूले को रोटेट कर देते रोटेट करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है इसका सॉल्यूशन आ जाता। तो सेम ही कंडीशन है सेम ही फॉर्मूले का यूज करना है कि डिग्री सेल्सियस से आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो उसी के बेस पर ही क्या जाएगा आपका सामान्य रूप से क्या आता है आंसर आ जाता है। ठीक है तो ये चैप्टर आपका लगभग पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है हमने आपने कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में।